वॉर लेवल पर पढ़ाई हो रही है, बस यही होनी चाहिए। युद्ध स्तर पर पढ़ाई करनी है, युद्ध मत करना किसी से, युद्ध स्तर पर पढ़ाई करना। चलो जी, लेट स्टार्ट। सबके सब बच्चे बेटे बस क्लास में आ जाओ सब। तो आज आपका बहुत ही मजेदार यूनिट स्टार्ट हुआ है, और यूनिट का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के नोट्स सभी के पास हैं? बहुत बढ़िया। तो यूनिट नंबर 3 आज स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 के नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या शायद कर भी लिए हो, है ना? नहीं किए तो कर लेना। तो आ जाओ जी। टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। पहले एक काम करते हैं, पहले पूरा का पूरा प्रॉपरली याद कर लेते हैं हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा क्या है। अभी तक हमारे कितने यूनिट कंप्लीट हो गए? तो मैं 2 यूनिट की आपको क्या करवाने जा रहा हूं, रिवीजन करवाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से आप लोग सुनोगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्मदिन कब आता है? ये पहले 7th चैप्टर हुआ करता था, कहाँ का? पूरे भारत में एप्लीकेबल है। इसके नाम के आगे पहले इंडियन था, अब ओनली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। गुड्स की डेफिनेशन से शुरुआत की। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन मनी एक्शनेबल क्लेम बट इंक्लूड शेयर स्टॉक ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज which are forming part of land and agreed to save it from the land. All well? क्या गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर गुड्स होते हैं? मनी मनी इंक्लूड्स ओनली करंट कॉइन। ओल्ड कॉइन्स आर ट्रीटेड एज गुड्स। एक्शनेबल क्लेम आर ट्रीटेड एज नॉट ट्रीटेड एज गुड्स। वो हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं। सबका ओके है जी? ठीक है भाई, और आगे बढ़ गए हम जीवन में। मैंने गुड्स के टाइप्स की बात बताई। गुड्स 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एग्जिस्टिंग, एक होता है फ्यूचर, एक होता है कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स भी 3 टाइप के होते हैं, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनएसर्टेन। तो ठीक है भाई। फिर हमने बात करी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। इट मींस व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर प्राइस। फिर हमने बात करी कुछ डिफरेंसेस की। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में कॉन्ट्रैक्ट का नेचर एग्जीक्यूटेड होता है, एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूटरी। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में गुड्स कौन सा इन्वॉल्व होता है, और एग्रीमेंट टू सेल में अधिकार है जस्ट इन रेम का, और एग्रीमेंट में जस्ट इन रेम मतलब, और जस्ट इन पर्सोनेम मतलब। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। हायर परचेज एक रेंटल एग्रीमेंट होता है जहां 2 पार्टी होती है, हायर परचेजर, हायर वेंडर। हायर परचेजर हायर वेंडर से एक तरीके से रेंट पर कोई सामान लेता है, और हायर परचेजर उसका मालिक तभी बनता है जब वो, और सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है, और हायर परचेज में ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सेल में जनरली बायर गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता, हायर परचेज में जब मन करे कर दे। सेल में बायर गुड्स को रीसेल कर सकता है, हायर परचेज में नहीं कर सकता। सेल में हो सकता है पोजीशन थोड़ा लेट ट्रांसफर हो जाए, हायर परचेज में इमीडिएटली होती है। फिर था डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, पढ़ लिया था। सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है, बेलमेंट में कोई ओनरशिप का टेंशन नहीं है। सेल में वही हो सकता है पोजीशन थोड़ा लेट हो जाए, बेलमेंट तो बना ही पोजीशन के लिए। सेल ऑलवेज नॉन ग्रेचुअस होती है, जहां कंसिडरेशन होता है। बेलमेंट ग्रेचुअस भी होती है, और सेल पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, बेलमेंट में अभी पढ़कर आए हो ना थोड़े टाइम पहले। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर क्या होता है, जहां पर सर्विसेज की वैल्यू सेल से
ज्यादा होती है। एंटायर ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। पेंटर का एग्जांपल दिया था, टीचर यानी कि हम लोगों ने अपना भी दिया था, ऑल वेल। फिर था डिलीवरी ऑफ गुड्स कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। आगे बढ़ गए जीवन में। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ऐसा डॉक्यूमेंट जो ट्रांसफर होता है बाय डिलीवरी और इंडोर्समेंट ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मतलब बस डॉक्यूमेंट आया और दे दिया, इंडोर्समेंट मतलब उस डॉक्यूमेंट पे चेंजेस करके फिर देंगे। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बहुत जरूरी है ये क्लेम करने के लिए कि फिलहाल गुड्स की कस्टडी मेरे पास है या मैं गुड्स का ओनर हूं। तो बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, रेलवे रिसीप्ट, वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें क्या होती है? स्टोर कीपर सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट ऑफ। क्या मेट्स रिसीप्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होती है? नहीं होती। और डॉक्यूमेंट और शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, रीजन के साथ बता दिया था। फिर था टाइम और प्लेस ऑफ डिलीवरी। टाइम जनरली एसेंस होता है, जनरली एसेंस होता है टाइम, लेकिन प्राइस कोई जरूरी नहीं है इमीडिएटली लो, प्राइस फ्यूचर में भी दे सकते हैं। ऑलवेल था मोटा मोटा यूनिट 1 कंप्लीट। कैसा लगा जी? फिंगर्स पे है। यूनिट नंबर क्या बेटे? अनडिस्टर्ब पोजीशन, बेटे वो यूनिट 2 में है। अब आएगा ना आगे बताऊंगा। चलो भाई, कंडीशन वारंटी। सर कंडीशन हो चाहे वारंटी हो, सेलर बायर को स्टिपुलेशन देता है गुड्स से रिगार्डिंग, अगर वो स्टिपुलेशन बायर के लिए एसेंशियल होगी तो कंडीशन, और सेलर ने दी गई कंडीशन को ब्रीच कर दिया तो ब्रीच ऑफ कंडीशन कितने अधिकार? राइट टू रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द गुड्स, क्लेम फॉर प्राइस, क्लेम फॉर। पढ़े लिखे आदमी हो तुम लोग। बात हुई वारंटी की। वारंटी मींस सेकेंडरी, एक ही राइट है। चलो, कंडीशन हमारी दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस और। एक्सप्रेस कंडीशन वो वाली कंडीशन है जो हमें नहीं पढ़नी, एनीथिंग बिटवीन एग्रीड, एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। लेकिन इंप्लाइड कंडीशन पढ़ना है, पेपर में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 पॉइंट बताए थे। कंडीशन एज टू सैंपल, एज टू टाइटल, एज टू डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स, और होलसमनेस ऑफ ईटेबल गुड्स, और मर्चेंटेबिलिटी। वेरी नाइस, 7 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है। फिर बात हुई वारंटी की। वारंटी का मतलब ये भी दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस और। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इम्प्लाइड वारंटी 4 तरीकों की होती है। सबसे पहला वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन। बच्चे का डाउट है, जरा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन ऑफ द गुड्स का मतलब कि मान लो मैंने किसी से कोई गुड्स खरीदा, गुड्स में कोई समस्या नहीं है, बट उसकी डिलीवरी में समस्या आ गई। 1-2 दिन लेट हो गई डिलीवरी, उसने बोला सुबह 8 बजे दूंगा, वो अगले दिन सुबह सुबह 8 बजे आया, मैं परेशान रहा। ये एक प्रॉब्लम होती है। गुड्स में, गुड्स की ओनरशिप में या गुड्स में कोई समस्या नहीं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे को अनडिस्टर्ब पोजीशन मिले। जैसे अब आप मोमोज खरीदने गए तो हाथ में ही लेकर आओगे ना, प्लेट सही ऐसा देता है, या तो प्लेट में या पैक करके देगा। लेकिन फ्रिज खरीदने गए तो कैसे लाओगे? हनुमान हो कि सर पे करा और ले गए? नहीं ना, फ्रिज की डिलीवरी होगी, आप पेमेंट करके आ जाओगे, ओनरशिप आपके पास होगी। वो कहेगा कि मैडम जी आपको शाम को 9 बजे तक, 6 बजे तक फ्रिज पहुंच जाएगा घर पे। अब हमने 6 बजे नारियल वारियल लेके तैयार खड़े कि फ्रिज आएगा। अच्छा, आजकल ये ऐसा नहीं होता, पुराने जमाने में घर पे कोई भी चीज आती थी तो ऐसे ही स्वागत होता था। एक आधे लोगों ने तो फ्रिज नारियल पे ही दे मारा, ठीक है। पहले ही दिन वारंटी में चला गया फ्रिज, ठीक है। वो अनजान थे, कोई बात नहीं। तो जो फ्रिज है अभी आया घर पे, लेकिन वो आया अगले दिन 9 बजे, कंठ सूख रहा है बिल्कुल, गला प्यास के मारे। नहीं जी, पानी तो फ्रिज का ही पियेंगे, पैसे देकर आए हैं। तो डिस्टरबेंस हो रही है नहीं हो रही? पड़ोसियों को बोल दिया। अच्छा, पड़ोसियों की नजरों में हम पहले से ही झूठे थे। पड़ोसियों को बोल दिया हमारा फ्रिज आ रहा है शाम को 9 बजे, आ जाना सबके सब। पड़ोसी भी आ गए। तुम्हारा तो फ्रिज आ रहा था। अच्छा, फ्रिज था तुम्हारा है? अब होगी ना बेइज्जती। अब भाई बेइज्जती होगी। तो ये तो अनडिस्टर्ब पोजीशन नहीं है, ये तो डिस्टर्ब पोजीशन है। और मेरे को कौन सी चाहिए?
तो अनडिस्टर्ब पोजीशन चाहिए बिल्कुल वारंटी के अंदर। मैं डैमेज लूंगा फ्रिज वाले से कि तेरी वजह से इतनी इंसल्ट हमारी हुई, 6 बजे तूने बोला था, अगले दिन आ रहा है, एक दिन की प्याज का पैसा तू दे। सही है? ओके, ऑल वेल। नंबर 2, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। नंबर 3, वारंटी एज टू danger disclosure of dangerous nature of the goods. And number 4, warranty as to क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स के आगे लिखा है एज पर कस्टम, क्योंकि क्वालिटी फिटनेस कंडीशन में भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कस्टम का। ठीक है, फिर हमने पढ़ा केवीएट एम्पटर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लेट द बायर बीवेयर, कुत्तों से सावधान। अपने जीवन में भी ऐसी रखना, तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ कुत्ते मिलेंगे और उनसे सावधानी पूर्वक चलते हुए आगे बढ़ना है और जीवन को जीना है। ऑल वेल। और उनकी तरह भौंकना नहीं, वो भी भौंक रहे हैं तुम भी चालू, बिल्कुल चुपचाप से वहां से निकल जाना, समझदार समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो केवीएट एम्पटर मतलब लेट द बायर बिवेयर, मतलब कि बायर जो है वो सावधान रहता है वाइल बाइंग द गुड्स। अब हम जा रहे हैं, हम खुद ही अपने मन से कुछ भी खरीद कर ले आए और बाद में दोष किसके ऊपर दे रहे हैं? बिल्कुल सासू माँ की तरह, जो हर बात का दोष बहू पे दे देती है, इसने किया था, इसने किया था। अरे नहीं भाई, कभी कभी आप लोग भी गलत होते हो। कुछ आ रहा है समझ में? तो वारंट केवीएट एम्पटर मतलब लेट द बायर बीवेयर, बायर को सावधान रहना है, और अगर बायर ने रॉन्गफुली गुड्स को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर बायर लाइबल होगा। और अभी रिवीजन चल रही है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बस 2 मिनट में खत्म। लेकिन कुछ जगहों पर केवीएट एम्पटर एप्लीकेबल नहीं होता है। जब, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ जगहों पर नहीं होता एप्लीकेबल जब बायर ने अपनी इंटेंशन सेलर को बताई। अब मान लो मैं सैंडविच मेकर लेने गया, खाया है सैंडविच, बड़ा अच्छा लगता है, मैंने कहा मुझे ग्रिल्ड सैंडविच मेकर दे दो। कुछ मैंने फीचर्स बताए और मुझे नॉलेज ज्यादा है नहीं, मैं भी अभी बिल्कुल गांव से आया हूं, मैंने एक आधी फिल्म में देखा, मैंने कहा चल लेते। उसने मुझे सैंडविच मेकर तो दे दिया बट ग्रिल्ड सैंडविच मेकर नहीं दिया। वो छोटा सा नहीं होता जिसमें छोटी छोटी ब्रेड आती है, मैं कहा यार इसमें तो बहुत बेकार सा बन रहा है। अच्छा, बायर ने अपनी इंटेंशन बता दी थी ना, फिर भी तुम गलत दे रहे हो। अब जैसे मान लो आपने मेरे पास एडमिशन लिया, वैसे ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। आपने कहा कि सर देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट तो तगड़ा करवा देना, मेरे को इसमें समस्या आती है। पहले मैंने बोला साले बचा क्या, ठीक है ठीक है। और हाँ सर नेगोशिएबल कराना, नेगोशिएबल तो बहुत तगड़ा है, ठीक है। अब मान लो कि तुम लोग इसी उम्मीद से, मान लो नेगोशिएबल की उम्मीद से मेरे पास आए हो, तुमने पहले से बोल दिया दैट कि सर नेगोशिएबल बहुत तगड़ा है, वो करवाना आप मुझे, और मैंने आपको बाकी के चैप्टर अच्छे करा दिए, नेगोशिएबल अच्छा नहीं कराया, तो बताओ आपकी नजरों में मैं खराब हूं या नहीं? गलत बात है। जब आपने अपनी इंटेंशन बता दी तो फिर आप लाइबल नहीं होगे, मैं लाइबल हूँ। या मान लो आप कहीं भी ऐसी एडमिशन ले लो बिना पता करे किसी से, तो वहां कौन लाइबल होगा? आप ही लोग होगे, फिर आप बेवकूफ हो। इसीलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए? पता करना चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। और मैंने आप लोगों से वादा एक बोला था रेटिंग देने के लिए, दिया नहीं, कम बच्चों ने दिया। बेटा बाकी बच्चों के फोन में प्रॉब्लम है, दे दो, कोई बात नहीं, आज दे देना है, धमका रहा हूं, दे देना अब बात करेंगे, देना सब अच्छा है, जरूरी है। देखो बढ़ेंगे आगे, तुम लोगों को हम और मोटिवेशन के साथ में तभी पढ़ाएंगे जब हम भी आगे बढ़ेंगे। और जब इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता है मार्केट में इस तरीके की डिलीवरी कोई देता नहीं है, बहुत कम लोग होंगे, तो फिर साथ में हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। सही है? ओके, लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। अच्छा, केवीएट एम्पटर में एक दो बातें और थी। कंडीशन के 7 पॉइंट, वारंटी के 4 पॉइंट, उन पर केवीएट एम्पटर नहीं लगता है, क्योंकि वो तो इम्प्लाइड है, वहां तो बायर एज्यूम कर रहा है, तो फिर काहे का केवीएट एम्पटर? ठीक है।
तो आज हम हमारा यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे। कोशिश करते हैं दो तीन क्लास और लगेगी हमारी, एंड देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंडियन पार्टनरशिप। नहीं करा रहा, मारेगा। चलो पक्का, नेगोशिएबल। अब डन। तो यहां के बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बाद नेगोशिएबल। मैं आप सभी को धमका रहा हूं प्यार से, नेगोशिएबल में कोई बच्चा ना तो लेट आना और ना छुट्टी करना, और करोगे तो उड़ जाएगा हवा से, ऐसे जाएगा यहां से, ठीक है। और बहुत मजा आएगा आपको नेगोशिएबल में। मैं और स्टाइल मारूंगा इसमें, 2-4 नई ऐड करूंगा इस बार आपके लिए, ठीक है। आपको ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे कितनी वीडियो देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। और मैं बिल्कुल सीना ठोक के बोलता हूं, मेरे यूट्यूब थंबनेल पे भी देखा होगा, इससे तगड़ा नेगोशिएबल नहीं मिलेगा, ठीक है। डन। क्योंकि फाउंडेशन में इतना सा है, हम तो इंटर में पढ़ाते थे उसको, इंटर में इतना बड़ा था, उसका बच्चा दे दिया तुम्हें छोटा सा उठा के। तो बोलने को बहुत कुछ है नेगोशिएबल। ओके, तो छोड़ते हैं, अब आज की क्लास शुरू कर देते हैं। रिवीजन हमारी पूरी हो चुकी है। यूनिट नंबर 3, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारों। पहले शब्दों का मतलब देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये अलग पॉइंट है, और डॉग अलग पॉइंट है। डॉग मतलब, प्रश्न ये है कि सर आप ओनरशिप किसी भी गुड्स की, जैसे कि ये सेलर है, ये बायर है, बायर सेलर के पास आता है, तो ये सेलर बायर को गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर करेगा? प्रश्न ये है। तो बहुत सारे जवाब आते हैं, सर पेमेंट के टाइम पर। बेटे कभी कभी तो लोग क्रेडिट पे भी ले जाते हैं सामान। अब बायर आएगा, सेलर से बायर के बीच में सबसे पहले क्या होगा? अब क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एग्रीमेंट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, हो गया नहीं हो गया? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन पर्सन ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर। तो यहां पर देखो, एग्रीज टू ट्रांसफर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया, यानी कि अब सेलर और बायर दोनों जिम्मेदार हो गए। सेलर भी और बायर भी दोनों जिम्मेदार हो गए। सेलर गुड्स की डिलीवरी करेगा जो भी तय समय होगा, और बायर पेमेंट करेगा जो भी तय समय होगा। बहुत अच्छे से समझना। सवाल यह आता है कि जिस गुड्स को भी खरीदने का वादा बायर ने सेलर से किया है, और सेलर ने बेचने का वादा बायर को किया है, पहले तो पता करो वो गुड्स कौन सा है। मान लो सेल हो रही है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स की ही सेल हो सकती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यूनिट 1 में पढ़ा। तो भाई देखो, वो गुड्स स्पेसिफिक है, एसर्टेन है, या अब स्पेसिफिक होगा तो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। एसर्टेन में भी, अब क्योंकि एसर्टेन हो गया तो अब इमीडिएट। अनएसर्टेन में पहले सेलर गुड्स को एसर्टेन करेगा एंड देन बायर को इंटीमेट करेगा, और उसके बाद ओनरशिप ट्रांसफर करेगा। अब ओनरशिप ट्रांसफर जब होती है, उसी के बारे में यहां पर बता रखा है कि कब कब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। जरा मेरे साथ में मेरे नोट्स पे आ जाओ, कहीं दिख रहे हैं मेरे नोट्स? सोगा यूनिट 3 CN मतलब क्लास नोट्स, यूनिट नंबर 3। ऑल वेल जी। अपना वही स्टाइल रखेंगे, नोट्स से पढ़ेंगे और इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड रिस्क इन गुड्स, टॉपिक का नाम, यूनिट का नाम ये है, एंड साथ में डिलीवरी ऑफ गुड्स भी है।
ठीक है प्यारो, क्या ओनरशिप को प्रॉपर्टी नहीं बोलते? क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में आपको यह ज्ञान नहीं दिया कि ओनरशिप को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप। तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी उसके बारे में बात हो रही है, बहुत अच्छे से मेरे साथ में पढ़ेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स मीनिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू। कोई भी एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन बोलो, पूरी आती है किसी को? बोलो भाई, अरे थोड़ी बहुत थोड़ी मोड़ी बोल दो। इट मीन्स व्हेन वन पर्सन दैट इज सेलर ट्रांसफर्स or agrees to transfer general property in goods to buyer for price। तो वहां पर नाम क्या था? जनरल प्रॉपर्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है? जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना ही तो है सेलर से इन गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स, ऑल वेल ओनरशिप गुड्स की। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस ट्रांसफर ऑफ व्हाट? एंड नॉट ओनली पोजीशन ऑफ गुड्स, क्योंकि पोजीशन तो बेलमेंट में होती है ट्रांसफर। सेल्स कभी भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन सेकेंडरी पार्ट होता है। सेल्स ऑलवेज डिपेंड करता है आप कब ओनरशिप इस गुड्स की ट्रांसफर, क्योंकि बायर एक्शन ओनरशिप के दम पर लेता है। डन मेरे भाई? नॉट मेयर पोजीशन ऑफ गुड्स। वंस द ओनरशिप इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड रिस्क इन द गुड्स सोल्ड इज ऑल्सो। एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो रिस्क भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। अब रिस्क क्या होता है? जैसे इस फोन का मालिक मैं हूं, मैंने ये फोन किसी अभिषेक नाम के बच्चे को बेच दिया, तो साथ में ओनरशिप भी इमीडिएटली दे दी। तो अब मान लो फोन बेचने के बाद ओनरशिप किसके पास चली गई? अभिषेक के पास। मान लो फोन उसकी जेब से चोरी हो गया तो लाइबल कौन? लेकिन बेचने से पहले मान लो मैंने अभिषेक से वादा ही किया था, बेचने से पहले फोन मेरी जेब से चोरी हो गया तो लाइबल कौन? क्योंकि ओनर कौन है? ऑल वेल। तो हम साथ साथ में रिस्क भी दे देते हैं, ओनरशिप के साथ में हम रिस्क भी देते हैं, है ना? समझ गए सब? तो नोट यहां कह रहा है द रिस्क ऑफ लॉस लाइज विद द ओनर। चाहे डिलीवरी हुई हो, चाहे प्राइस पे हुआ हो, आगे जाकर एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, हु बियर द रिस्क अंडर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो मैं बोलूंगा जनरली ओनर ऑफ द गुड्स बियर द, बिकॉज रिस्क फॉलोज ओनरशिप। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा। मैंने एक शब्द यूज किया जनरली, तो सर जनरली का मतलब क्या है? हाँ जी, कभी कभी ऐसा होता है कि बेशक ओनर बायर है लेकिन लाइबल सेलर ही होगा। हम आगे पढ़ेंगे कैसे। एक छोटा सा एग्जांपल एक लाइन का यही देता हूं। मान लो आपने मेरे से मोबाइल खरीदा, आपने पेमेंट दी मेरे को, मैंने ओनरशिप आपको दे दी, आपने कहा कल सुबह आके ले जाऊंगा फोन। बताओ ओनर कौन है? अबे बायर। गया बायर, ओनरशिप दे दी ना मैंने, और रात को मैंने फोन को अपने छत की, वो नहीं होती वो बाउंड्री, उसके ऊपर रख के मैं आराम से मैं मस्त गाने सुन रहा हूं चमकीला के। ठीक है, चमकीला सुना है सबने? अभी मूवी आई है और मैं मस्त मगन होकर सुन रहा, फोन में वाइब्रेशन धूम नीचे, वो बाउंड्री से वाइब्रेट होके फोन नीचे थर्ड फ्लोर से गिर गया, फोन की डिस्प्ले जैक सब खत्म। सुबह सुबह बाहर आया मस्त नारियल वारियल लेके कि फोन लिया है नया, मजा आ गया। लेकिन अब वहां पर फोन जो है वो तो चकनाचूर हो गया। अच्छा, यहाँ मालिक तो बायर ही है ना, लेकिन यहाँ लाइबल सेलर होगा।
क्योंकि सेलर की नेग्लिजेंस है, यहाँ प्रॉपर टेक केयर नहीं करी उसने। मोबाइल फोन कोई बाउंड्री पे रख के गाने सुनने की जगह है, समझ गए सब। अभी मैंने देखा था, अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले एक दोस्त के घर गया था, तो घर गया, बैठे हुए थे, कह रहा खरबूजा खाएगा, मैंने कहा खा लूंगा भाई। तो बड़ा बढ़िया सा खरबूजा लेकर आया, सामने काटा, काट के हमने खाया, तो उसके वो छिलके हो जाते हैं प्लेट में, वो प्लेट में छिलके लेके गया, मतलब हाथ से ऐसे लेके गया, और दूसरे हाथ में फोन था, फोन डस्टबिन में फेंका और छिलके जेब में रख के आ गया। फोन डस्टबिन में फेंका, छिलके जेब में रख के आया, कह रहा है। मैंने कहा इतना भी ध्यान भंग नहीं होना चाहिए आदमी का, सालो फोन के पीछे पड़े रहते हो। फोन डस्टबिन में, खैर सूखा डस्टबिन था, कुछ नहीं होता हुआ। मैं तो उससे कहा अच्छा हुआ तो वॉशरूम नहीं गया। नहीं तो फिर ज्यादा ही नुकसान हो जाता। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो नोट यहां पर है, द रिस्क ऑफ लॉस लाइज विद द ओनर, वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, एंड वेदर प्राइस हैज बीन पेड और नॉट। बट ये एक जनरल बात है, ठीक है, यहां तक ओके। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है, डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज, और उसी के बगल में एक बादल बना हुआ है, दीपक पाठक क्लासेस वॉच ऑन यूट्यूब। अच्छा, मेरे अभी अभी मतलब पिछले 2 महीने में करीब 250-200 कुछ सब्सक्राइबर ऐड ऑन हुए, तो बड़ा अच्छा लगा। अभी सुबह ही देखा तो 1900 हो गए, 1901 हो गए। हाँ बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बिल्कुल मैं देखूंगा कमेंट। तो आप सभी सब सुने, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और चौड़े में बोलो कि अगर तूने लॉ यहाँ पढ़ ली तो बस ठीक है, तेरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है, सब लोग बोलो, और यही आप ही लोगों का सहारा है, ठीक है। तो अच्छा है, 2 महीने में 200 का क्राइटेरिया, कई लोगों के 2-2 साल में 1000 नहीं बढ़ते, हालांकि बाद में फिर वो मल्टीप्लाई कंपाउंडिंग होता रहता है, बट ठीक है, सुबह देखा अच्छा लगा। तो ऐसे ही आप लोग दूसरों को भी शेयर करते रहें, और मेरी दुआ तुम्हारे को ही लगेगी, ठीक है। तो डिफॉल्ट बाय वन ऑफ द पार्टीज, सब सुनो, if delivery has been delayed because of the fault of either the buyer or the goods are at the risk of the party at, अगर डिलीवरी डिले हो गई या तो बायर के फॉल्ट से, या गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी एट फॉल्ट, जिसका फॉल्ट हो, तो जिसका फॉल्ट हो वही लायबल, बेशक वो ओनर ना हो। थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना वो मोबाइल फोन का, यही तो था एग्जांपल। बायर झूमते झूमते आया, नया फोन नया फोन, सेल्फी सेल्फी लेंगे सेल्फी लेंगे, वहां जाके देखा था फोन चकनाचूर हो रखा है। क्यों? क्योंकि सेलर को चमकीला के गाने सुनने थे बाउंड्री पर फोन रखकर। आ गया समझ? तो भाई वहां पर सेलर लाइबल होगा, इवन ओनरशिप बायर के पास थी, ठीक है। अब बहुत अच्छा टॉपिक आ गया कि इस प्रॉपर्टी को पास कब करते हैं। जैसे कि सेल हो रही होती है, तो सेलर बायर के पास ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता कब है, समझ में आ गया? सेलर बायर के पास ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता कब है, तो ये हमारा टॉपिक है। सब सुनना, सबसे पहला पॉइंट, अगर गुड्स स्पेसिफिक है और एज सर्टेन है। क्या है गुड्स? तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन लगेगा, लेफ्ट वाला, और अगर गुड्स अनएसर्टेन है तो फिर कौन सा पोर्शन लगेगा? राइट वाला। तो सुनना सब, अगर गुड्स स्पेसिफिक है और एसर्टेन है, मतलब पता लग गया कि बायर अब यही स्पेसिफिक गुड्स जो है वो परचेज करने वाला है, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका था
और बाद में ये वाला गुड्स क्या किया गया, एसर्टेन किया गया। तो सेलर बायर को ओनरशिप तब ट्रांसफर करेगा जब ये गुड्स जो होगा वो डिलीवरेबल स्टेट में होगा। कौन से स्टेट में? ऑल वेल। एक एग्जांपल देता हूं, मेरे को अच्छा एग्जांपल याद आ गया। दिल्ली में एक जगह है नेहरू प्लेस, बहुत फेमस जगह है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ऑफिसेज हैं, हजारों ऑफिस हैं वहां, और मेरी ख्याल से हजारों दुकानें होंगी कंप्यूटर्स की और मोबाइल फोन, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर वगैरह। आजकल थोड़ा सा कम होता है बट पहले बहुत होता था। पहले लोग क्या करते थे, कंप्यूटर खरीदने जाते थे तो कंप्यूटर को ना वो कराते थे असेंबल। असेंबल क्या होता है? यस। तो किसी दुकान पे जाएंगे, वो पार्ट्स ले लेंगे, जैसे सीपीयू के पार्ट्स ले लिए, कंप्यूटर के ले लिए, ये सारे पार्ट्स लेकर, अच्छा जैसे वो सारे पार्ट्स खरीदे तो ओनर कौन बन गया? सेलर ने वो सारे पार्ट्स बायर के लिए एनएसर्टेन थे, पहले क्या किया होगा, एसर्टेन कर दिया होगा, या एसर्टेन है, स्पेसिफिक हो चुके हैं। अब सेलर बायर को वो पार्ट देके क्या बोलता था, घर जाके लगा लियो। बेटे अब क्या होता था, जब सब कुछ बिका गया, माल वाल हो गया ना, ओके, बिल विल बन गया, तो बगल में ही एक दो चार बंदे बैठा देते थे। तो वो क्या करते थे, वो आपके उस पूरे के पूरे सीपीयू को क्या करते थे, असेंबल करते थे, सारे सामान को उसमें फिट करते थे, मदर टेरेसा को फिट कर दे, सॉरी मदर बोर्ड को, ठीक है, मदर बोर्ड डाल देते थे, रैम रोम जो भी होती है सब डाल देते, फ्लॉपी डिस्क, फिर उसका कवर लगाए थे ऊपर। वो प्रोसेस ही होता था 2 घंटे का कम से कम। हाँ मैं गया था, मुझे याद है। अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है। मैं गया था 2011 में अपने एक दोस्त के साथ में, उसने वो कंप्यूटर खरीदा था अपने जन्मदिन पर, अपने आप को ही गिफ्ट दिया उसने। तो साले ने कुछ खिलाया नहीं था नेहरू प्लेस में, भूखा ले गया था, ठीक है, वो ले गया, तो वहां हमने 2 घंटे इंतजार किया, तो बढ़िया असेंबल कराया गया। कुल मिलाकर मैं ये बता रहा हूं कि अगर गुड्स स्पेसिफिक और एसर्टेन होगा तो गुड्स की डिलीवरी तब होती है, या सॉरी ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब सेलर बायर को गुड्स देता, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में डाल देता। कौन से स्टेट में? जैसे कंप्यूटर है, असेंबल करके देगा। अब मैं चीनी लेने गया, 90 किलो चीनी, तो क्या ऐसे दे देगा, बोलेगा ले कैच कर, है तोल बोल के देगा ना। अब 90 किलो चीनी क्या जेब में रख के लाओगे, पैक करके देगा ना। कोई भी चीज अगर वजन करने वाली है वजन करके देगा, नापने वाली है नाप कर देगा। अब जैसे तुम तार खरीदने गए तो मीटर वाइज मिलता है तार, मतलब हर चीज अपना वो लोग पैक करके, है ना, वो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में डालने के बाद ही अब बायर ओनरशिप स्वीकार स्वीकार करेगा और सेलर ओनरशिप देगा। आगे समझ? अमूमन यही होता है, बाहर नहीं होता। आप तार लेने गए, उसने पहली पर्ची वर्ची बना दी, सब हो गया। अरे पहले नापोगे, देखोगे क्या क्वालिटी है, कैसे है, पैक होगा, उसके बाद बिल जनरेट होगा। ऑल वेल। तो देखो जी, ownership will be transferred when seller puts the goods in deliverable state without any condition, then ownership will be transferred immediately at the time of contract of। all well। लेकिन ये तब होगा जब गुड्स क्या है, स्पेसिफिक, और अगर गुड्स अनएसर्टेन है तो ओनरशिप हमारी विल बी ट्रांसफर्ड होगी ओनली व्हेन सेलर पुट्स द गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट विदाउट एनी कंडीशन एंड, एक वर्ड और डाल दिया इन्होंने, इंटीमेट। इंटीमेट मतलब, अब देख अनसर्टेन गुड्स है ना, अब जैसे बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई है, मैंने कहा भाई मुझे
300 किलो लकड़ियां चाहिए, तो पूरा अनसर्टेन है। तो पहले सेलर क्या करता है, वो पहले उसको साइड वाइड करके तोल ताल के सब कुछ करके फिर बायर को क्या बताएगा कि भाई लकड़ियां तैयार है, आजा। फिर बायर पहुंचता है। यहाँ वर्ड क्या आ गया, इंटीमेट। ऑल वेल जी, ठीक है। चलो नोट। अब यहां पर नोट क्या है, डिलीवरेबल स्टेट का मतलब क्या होता है, तो मैंने क्या करा है, इसको प्रॉपरली लिख दिया। बहुत सिंपल मतलब होता है डिलीवरेबल स्टेट का मतलब, इट मींस सेलर हैज डन एवरीथिंग फॉर विच ही इज लाइबल। सेलर हर वो काम कर देता है जिसके लिए वो क्या होता है, लाइबल होता है। सेलर हर वो चीज करता है जिसके लिए वो लाइबल होगा, जैसे गुड्स का आइडेंटिफिकेशन करना, बल्क से साइड करना, वजन करना, मेजरमेंट करना, पैकिंग करना। और अब बायर जो है वो लाइबल होगा गुड्स की डिलीवरी लेने की। सोचो सब कुछ पैक वैक सब कर दिया, सेलर ने काट पीट के वो के लो, बायर कर नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, सेलर बहुत मारेगा उसको। समझ गए, आया बेटे। तो डिलीवरेबल स्टेट मींस, it means the seller has done everything for which he is liable, for like identification and separation of goods from bulk, weight measurement, packing of goods, etc., and buyer is liable to take the delivery of the goods. I hope समझ में आ गया सबको, ठीक है, ओके। अब एक और वर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, जरा इसको बहुत अच्छे से समझ लो। टॉपिक का नाम है क्या, अब ये टिपिकल चीजें खत्म हो गई हैं, बस ये लास्ट है, इसके बाद सारे टॉपिक टॉपिक आएंगे, देन ये यूनिट भी हमारा खत्म होगा, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। कहता व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, तो मेरे बच्चे ये एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है यूटिलाइजेशन। क्या होता है, अच्छा सेलर और बायर एक जगह पर मिलते हैं किस पर्पस के लिए, गुड्स का सेल और गुड्स का, तो दोनों बंदे कोई एक्टिविटी करते होंगे सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंप्लीट करने के लिए। पहले आता होगा बायर, बायर बोलता होगा कि भाई चावल है क्या, सेलर बोलता है हाँ है। बायर बोलता है कौन कौन सी क्वालिटी के, सेलर बोलता है इन इन क्वालिटी के। बायर कहता है मुझे 100 किलो चाहिए, सेलर बोलता है मिल जाएंगे। बायर बोलता है सही सही लगा लो, होता है ना ये सारी बातें। सेलर बोलता है ठीक है जी ये प्राइस है हमारा 60 रुपए केजी। तो यहां पर पूरा हमारा डन हो गया मामला, हो गया डन। अब बायर खड़ा होता है, सेलर उठ के जाता है, सेलर गुड्स को सेलेक्ट करता है, सेलर तोलता है वजन, फिर वो बायर को देता है, फिर बायर जेब से पेमेंट निकालता है, फिर सेलर बोलता है छुट्टे नहीं है, खुले दे दे भाई, है ना, ऐसा होता है ना। कुल मिलाकर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक सेल को कंप्लीट करने के लिए दोनों ही पार्टी कुछ ना कुछ बार बार कर रही है नहीं, इसी को एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कहते हैं। आया समझ में, नहीं आया, देखना। टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। कहता है इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कंप्लीट करने के लिए गुड्स को आप क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। इट इज अ बाइलेटरल प्रोसेस अफेक्टेड बाय सेलर विदाउट द कंसेंट ऑफ बायर और वाइज वर्सा। ये विदाउट नहीं है, विद है। क्या है, ये विद है, ठीक है। जो भी नोट्स डाउनलोड करें उसमें विद लिख लेना।
मतलब सेलर और बायर आपस में कंसेंट ले लेके, बायर भी कुछ करता है, सेलर भी कुछ कर रहा होता है, तो वो जो पूरा का पूरा करने का प्रोसेस होता है, इसी को हम कहते हैं क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स। आ गया समझ? कोई समस्या बच्चों? तो स्पेशल पॉइंट है कुछ एप्रोप्रिएशन के, जरा वो समझ लो। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। आप कोई भी सामान खरीदने जाओगे, आइडेंटिफाई करोगे या नहीं? सिलेक्शन करोगे या नहीं? अभी मैं डी मार्ट गया था कुछ दिन पहले, तो डी मार्ट पहुंचा। डी मार्ट गया है तुम में से कोई? एक शॉपिंग के लिए रिलायंस जैसे बिग बाजार नहीं होता, वैसे सबसे अच्छा वही है डी मार्ट। ये राधा कृष्ण दमानी का है, सबसे अच्छा है, सस्ता, बेस्ट क्वालिटी, सस्ता। अब आप बोलोगे सर सस्ता तो बेकार होती क्वालिटी। ये दिमाग से बिजनेस करते हैं, ये डायरेक्ट माल मैन्युफैक्चरर से लेके आते हैं, तो बीच के मीडिएटर खत्म, तो माल ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाता है। तो मैं गया डी मार्ट के अंदर, एंट्री करी, ये अपना तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन देखा किसी ने? बदरपुर बॉर्डर से पहले, तो नियर बाई मेरे घर के 4-5 किलोमीटर दूर वही था, कालका जी से। मैं उधर ही चला गया घूमते फिरते, मैं अपनी वाइफ के साथ। तो गया तो ग्रोसरीज लेनी थी, एंट्री मारी हमने, देखा तो काफी बड़ा है डी मार्ट, पहले भी गया हुआ हूँ मैं दूसरी जगहों पे। तो हम क्या कर रहे थे, हम गुड्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, सेलेक्ट कर रहे थे। वहां लोग भी थे, उनसे पूछ रहे थे जो उन्हीं के डी मार्ट के एम्प्लॉइज थे। वहां खुला भी चीनी, चावल, राइस, ये जीरा वगैरह ये खुला भी मिलता है, बेसन, कुछ हमने वो भी लिया। तो वहां तोलने का सिस्टम भी था, वहां 2 बंदे बैठा रखे थे उन्होंने, तो पैकेट में तोल देते हैं इमीडिएटली, उसी पे चिपका देते हैं ये इतने ग्राम का है, उसके हिसाब से बिल बन जाता है। तो प्रॉपरली हमने गए, हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर हम बिलिंग काउंटर गए, तो बिलिंग काउंटर पे उन्होंने उसका बिल किया, फिर बिल आया, उन्होंने बताया सर इतने हो गए, कैश करेंगे या पेटीएम करेंगे? मैंने कहा कैश करेंगे। सुमित सर कैश ही देते हैं, तो कैश दे दिया जी। फिर उन्होंने बिल दिया, फिर वो ट्रे सी होती है, वो ट्रे को गाड़ी के पास तक लेकर गए। वहां एक बंदा था उनका पार्किंग में, वो हेल्प कर रहा था सबकी गाड़ियों में सामान डालने में, सामान डाल दिया। कुछ आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? ये अप्रोप्रिएशन है, ठीक है। आप कभी कोई भी सामान लेने जाते हो, आप अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स कर रहे हो। अंकल ये है, अंकल पड़ा आगे लेने, नहीं ये नहीं, ये नहीं, वो देखना, परफ्यूम लेने जाना सबसे ज्यादा टेंशन होती है, कभी भी जाना देखना। और कई बंदे तो साले इतना फायदा उठाते हैं, वो शादी में जा रहे हैं, घर पे परफ्यूम नहीं है, दुकान पे जाएंगे लगाएंगे, अच्छा नहीं है। 2-3 दुकानों पे 4-4 स्प्रे मार के निकल लेते। किया है कभी किस तुम में से किसी ने? किया होगा। इंडियन का दिमाग बहुत तगड़ा होता है, इंडियन का दिमाग कोई नहीं जीत सकता पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में। करा होगा तो बता नहीं रहे। हाँ बिल्कुल किया है मैंने। मैं कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर में, एक पार्टी में जाना था, परफ्यूम नहीं था। मैं कहा यार कौन देगा, वो 110 रुपए का परफ्यूम आता था, और 110-20 ही थे जेब में। मैं कहा परफ्यूम लूं या जाऊं? मैं कहा परफ्यूम तो छोड़, गया मेडिकल स्टोर पे, वहां रखे होते हैं, मैं कहा दिखाओ जरा। उसने दिए 2-3 परफ्यूम मारे मैंने, मैं कहा भैया मजा नहीं आया। कह रहा गरीब तो निकल ले यहाँ। पार्टी में गए तो सब कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा लगा के आया, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन लगा के गया था ना। 3-4 जो दिखाया वो सब लगा के आ गया। कह रहा मजा आ गया, तो बहुत अच्छा है, कौन सा है? मैंने कहा ये यूएस से आया है, ये तुम लोग नहीं खरीद सकते इसको। तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है। चलो आगे बढ़े, ठीक है। इट मस्ट बी अनकंडीशनल, दैट इज सेलर शुड नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। क्या सेलर आपके गुड्स को डिस्पोज करने के राइट को छीन सकता है?
मतलब सेलर अपनी टर्म्स पे सब कुछ आपको बेचे, तो फिर हम बायर क्यों हैं? ये तो तानाशाही हो गई। तो बायर अपनी बात करेगा नहीं करेगा? भारत के अंदर लोकतंत्र है, कोई नॉर्थ कोरिया थोड़ी है कि 10 तरीकों से बाल कटवा सकते हो। 3-4 ही है। अब हमारे इंडिया में देखो, इंडिया में हेयर ड्रेसर के पास जाता है बंदा, सबसे गंदी शक्ल का आदमी, वो भी वहां जाएगा, नाई ने जो हेयर ड्रेसर है वो हल्का फुल्का भी ऊपर नीचे कर, भाई इसको देख, ये देख प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो शीशे के सामने ऐसे ऐसे करेगा 2 घंटे तक। अच्छा बुरा सा लग रहा है, वो गंदा सा, अजीब सा ही बिल्कुल, मतलब दिल्ली की लैंग्वेज में वो छपरी, ठीक है, लेकिन वो लगा रहता है इसमें। मैं थोड़े दिन पहले गया था, मैं शेव करा रहा था, ऐसे ही एक बंदा आया बिल्कुल लाल सी टी शर्ट पहन के और जीन्स पहन के, जीन्स पे वो कट कट सा, और जीन्स नीचे से पतली होती गई ऐसे ऐसे, और वो वाले जूते नहीं होते, चूहा चूहा नहीं होता, ये चूहे की जो मूंछ होती है आगे, ऐसे उसकी पतला सा जूता था चूहे जैसा, और वो 20 मिनट से शीशे में लग गया। मैंने कहा, मैंने भाई शीशा टूट जाएगा, उसको दिक्कत होगी तेरे से। और फिर वो जाने लगा, मैं कहा बाहर देख, 2 बैल खड़े हैं तेरे को उछालना है तेरी गंदी सी टी शर्ट को देखकर। तो लगे रहते हैं लोग वहां पर, पता नहीं कैसे लगता है उनको, इतना स्मार्ट लग रहे हैं, जिंदगी में उनका कोई नहीं होता। वो जीवन में 17 साल की उम्र तक, 27 की उम्र, 17 की उम्र से 27 तक एक ही एक्सपेक्टेशन में बाहर निकलते हैं घर से, आज तो पटेगी और 27 को 28 की उम्र तक फिर उनकी शादी होती है। उनका मैचिंग कंसेप्ट देखना फोटो में, कभी लड़का थोड़ा बहुत हंस भी रहा होगा और उसकी जो वाइफ होगी उसकी शादी ऐसे लड़की से हो जाएगी जो बिल्कुल 13वीं में नहीं मुंह बना के मतलब शादी का पूरा प्रोग्राम हो गया, सारी फोटो खींच की, लड़की का मुंह ऐसी है मैंने अपने कई दोस्त, 2-3 दोस्त है, उनकी फोटो देखी है, मैंने कहा भाभी जी इतनी नाराज क्यों चल रही? कह रहा भाई 9-10 साल हो गए आज तक ऐसी है चलो वापिस आ जाते टॉपिक पे। तो मैं ये कह रहा था, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, दैट इज सेलर शुड नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स। सेलर कभी भी डिस्पोजल का राइट जो है वो किसी का छीन नहीं सकता, रिजर्व नहीं कर सकता बायर। बायर के अपने अधिकार है, बायर के अधिकार सेलर नहीं छीन सकता। ऑल वेल, बायर का अधिकार है, वो बार्गेन करता है, वो पूछता है गुड्स से रिलेटेड बात करता है, वो आइडेंटिफिकेशन करता है, अपनी मनपसंद का गुड्स लेता है। नॉर्थ कोरिया की तरह थोड़ी बिल्कुल तुम्हें यही करना है। हमारे भारत में लोकतंत्र है, हम कुछ भी करा सकते हैं, सही है और ये कुछ भी के चक्कर में बड़ा अजीब सा बंदा रहता है फैशन के नाम पर। एक वो जीन्स की पैंट आती है, लड़कियां पहनती है, वो नीचे से बहुत ओपन खुली रहती है, क्या नाम है? बेल बॉटम। ऐसे ही लगता है दशहरा का रावण खड़ा है कभी देखना, अबे लड़कों की भी है ऐसी, लड़के ऐसे पहन के चलते हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो लड़कों को नौकरी मिली है झाड़ू मारने की पैंट पहनते हो, नीचे में खुली पैंट होती है, वो चलते चलते झाड़ू मारते हुए जाता है। चलो अब हमारा एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हुआ, तो इस क्लास की लड़की आज के बाद नहीं पहनेंगी और पहनेंगी तो याद करेंगी सर ने क्या बोल दिया। तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो टिक्की वाला चल ठीक है, कुछ तो भला हो रहा है तुम्हारी जेब का, मेरी वजह से कुछ सेविंग हो रही है तुम्हारी। अब बेटे अगली क्लास में मोमोज बनाने का तरीका बताऊंगा ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक।
चलो अब हो गई बातें, 4-5 मिनट हो गए, अगला टॉपिक करते। व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन, ये समझना जरा ध्यान से, किसी पर्सन ने गुड्स सोल्ड किया है ऑन अप्रूवल बेसिस। कौन से बेसिस? जैसे ये सेलर है, ये बायर है। सेलर पे एक बाइक है, ठीक है, नई बाइक है, मान लो मार्केट में आई है, अलग अलग बाइक से, बुलेट, टीवीएस, एक और नई कंपनी आ गई, ओइकोनोमिया, याद है ग्रीक वर्ड इकोनॉमिक्स का ठीक है, हाउस होल्ड। तो मान लो कोई ऐसी कोई बाइक आ गई अजीब सी, अब वो अजीब सी बाइक आई है, तो सेलर ने क्या करा, प्रपोजल दिया कि आप हमारी बाइक को लेकर जाएं, अगर अच्छी लगे तो फिर आप खरीद ले, अच्छी ना लगे तो, इसको कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन। क्लियर है? अब क्या हुआ, सेलर ने बायर को ये बाइक दी 7 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए थी? तो फिर बेटे कोई दिक्कत है? कितने दिन के लिए थी? अब बायर के पास सेलर कब ओनरशिप ट्रांसफर करेगा? अगर गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस है तो। सिंपल, या तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ही बायर आंसर दे दे, भाई पसंद आ गया, मोटरसाइकिल अच्छी है, या 7 दिन बीत चुके हैं और बायर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मान लिया जाएगा, या मान लो गुड्स के अंदर कोई डैमेज पहुंचा दिया, बायर ने बाइक चलाई एक्सप्रेस हाईवे पे, 100 की स्पीड में बाइक चला रहा, बढ़िया वाला एक्सीडेंट हुआ, खुद तो बच गया, बाइक के दोनों टायर अलग हो गए, और कंधे पे रखकर ला रहा है सेलर के पास, पसंद नहीं आई सेलर इतना मारेगा उसको, वो तो सेलर का है ना, बाइक ठीक है, बोल तो रहा हूं, बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बायर इस मोटरसाइकिल में कोई डिफेक्ट कर दे तो अब सेलर वापस थोड़ी लेगा, भाई ये तो अब तेरा हो गया। अब तुम ही खुद, कोई मान लो कोई गुड्स अमेजोन पे बेचते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, रिटर्न बेसिस होता है, और आपने परचेज किया, तो वो ये कहते हैं 7 दिन में, बोलते नहीं बोलते। अब आप 8वें दिन फोन कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, मान लो विद इन 7 डेज आपने रिफंड किया, गुड्स में कोई डिफेक्ट होगा तो वो नहीं लेगा। जैसे कि क्या हुआ, ये माइक आया, अभी माइक मंगाया मैंने, तो सारे टीचरों पे सेम ही है, सेम कलर है, सब कुछ सेम है, तो मैंने कहा कंफ्यूजन ना हो, माइक आते ही मैंने टेस्ट भी नहीं किया, और पीछे ना वो परमानेंट मार्कर से लिख दिया डीपी, ये उसके पीछे लिखा हुआ डीपी, जब लिख दिया हो गया, फिर याद आया अबे यार टेस्ट तो किया ही नहीं। तो मैंने क्या सोचा, अब मान लो ये माइक खराब निकला, तो ये अमेजोन वाला वापस क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, समझ गए? वो तो चल गया तो ठीक है, वरना वो पैसे खराब हो जाते। ऑल वेल, तो देखो यहां लिखा हुआ है, व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इन द केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, नंबर ए, व्हेन द बायर इंटीमेट हिज एक्सेप्टेंस टू द, पहली बात बायर ने अपनी एक्सेप्टेंस किसको दे दी, दूसरी बात व्हेन द बायर फेल्स टू रिटर्न द गुड्स विद इन, या, एंड तीसरी बात व्हेन द बायर डज समथिंग व्हिच इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, जैसे गुड्स में क्या मान लिया, स्क्रैच मार दिया। ऑल वेल, तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक्स करे, 5 पॉइंट हमने पढ़े टोटल, तो आपको क्या करना है, ये 5 पॉइंट घर से पढ़कर आने, अगली क्लास में मिलते हैं फिर आप लोगों से।